सितंबर 2021 की सुबह हमारे महाराष्ट्र के माथेरान हिल स्टेशन के ऊपर कई सारे लॉज बने हुए हैं। उन्हीं लॉज में से एक लॉज के अंदर केतन जो कि नाश्ते की तैयारी कर रहा था, वो जो नाश्ता बना हुआ था उनको दूसरे बर्तनों में डलवाकर और सबके लिए नाश्ता जो कि रेडी कर रहा था, उसने नाश्ते को रेडी किया। नाश्ते को रेडी करने के बाद वहाँ जो कि गेस्ट रुके हुए थे वो आए और एक एक करके सभी लोगों ने नाश्ते को किया। केतन ने अपनी लिस्ट उठाई और उस लिस्ट में उसने टिक करना शुरू किया कि इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, इन्होंने भी कर लिया है, इन्होंने भी कर लिया है। और वो टिक करते करते एक नाम पर पहुंचा जिस नाम के व्यक्ति ने अभी नाश्ता नहीं किया था। उसके लिए ये कोई नया नहीं था, क्योंकि वहां पर कई लोग काफी देर से आते हैं, सोते रहते हैं। उसने सोचा कि ये जो व्यक्ति है अभी सो रहे होंगे और मैं इनका नाश्ता साइड में रखवा देता हूँ। उनका नाश्ता साइड में रखवाने के बाद केतन अपने दूसरे कामों पर लग गया। काफी देर बाद उसकी नजर जो कि घड़ी के सुई पर गई, 11 बज रहे थे। उसको याद आया कि अभी तक वो जो व्यक्ति थे जो नाश्ता करने नहीं आए थे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया और ना ही अभी तक चेकआउट किया, क्योंकि अधिकतर 11 बजे चेकआउट करने का समय रहता है और जो कि रूमों की सफाई करके दूसरे नए गेस्ट के लिए रूम रेडी कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो चेकआउट करने आए थे और ना ही उन्होंने अभी तक नाश्ता किया था। केतन थोड़ी देर खड़े सोचता रहा, फिर उसने सोचा कि मैं खुद ही जाकर रूम में देख लेता हूँ कि आखिर अभी तक वो चेकआउट करने क्यों नहीं आए हैं। रूम के बाहर गया, लॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने दोबारा लॉक किया, फिर भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने अपने जो कि वर्कर थे उनसे बात की कि किसी को यहाँ से जाते देखा हो, लेकिन सबने क्लियर कट मना कर दिया कि हमने जो इस रूम में व्यक्ति है उनको जाते नहीं देखा है। केतन अपने काउंटर पर गया, वहां से उसने चाबियां निकाली, जो चाबियां सभी रूम को खोलती थी। उन चाबियों को लेकर वो कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में पहुंचकर उसने चाबी लगाई और चाबी लगाकर रूम को खोला। रूम को खोलने के बाद वो अंदर गया। जब अंदर उसने देखा तो यहाँ कोई नहीं था। बेड पर रजाई पड़ी हुई थी। केतन ने रजाई को उठाकर देखा, रजाई में भी कोई नहीं था, क्योंकि ठंड का मौसम था। केतन ने सोचा कि शायद रजाई के अंदर अभी तक वो सो रहे हों, लेकिन रजाई के अंदर भी कोई नहीं था। वो रूम से बाहर आने लगा, तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ी। बाथरूम का दरवाजा जो कि आधा खुला हुआ था, उसने सोचा कि मैं बाथरूम में देख लेता हूँ, शायद बाथरूम में कोई हो। उसने बाथरूम का दरवाजा जैसे ही पूरा खोला, उसकी चीखें निकल गई। उस चीख को सुनकर सारे लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर केतन इतनी तेजी से क्यों चीख रहा है। जब सारे लोगों ने देखा तो सारे लोग भी हैरान हो गए। हम आपको बता दें कि बाथरूम के अंदर एक सरकटी लाश, आप इमेजिन करिए कि जब कोई ऐसा नज़ारा देखेगा तो उसकी हालत कैसी होगी। मैं तो भाई नहीं देख सकती, मैं तो सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि लोगों ने ऐसा देखा होगा तो उन्होंने कैसे उसको देख लिया होगा। सरकटी लाश और हाथ के पास से कुछ मांस जो कि गायब था। अब उन्हीं में से किसी ने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस की टीम आई। पुलिस की टीम आकर जब उसने भी देखा तो वो भी बेहद परेशान कि आखिर इसका सर गायब है और जो हाथ के पास जो मांस है वो भी गायब है। पुलिस वालों ने पूछा कि इस रूम में कौन रुका था। केतन अपने काउंटर के पास दौड़ कर गया, वहां से रजिस्टर उठा के लाया, उसमें से देखा तो वो जो नाम लिखा था वो नाम था अमजद शेख और
बेगम। पुलिस वालों ने कहा कि आप हमें आईडी दीजिए, तो इनके पास आईडी ही नहीं थी। इन्होंने आईडी ली ही नहीं थी। ये इनके होटल पे कोई भी आकर रुक सकता था और जा सकता था, ये आईडी लेते ही नहीं थे। अब पुलिस वाले सारा तामझाम लेकर इन पर चढ़ गए कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके रूम में यहाँ रुकता है तो उसकी आप आईडी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी रुकने आया है वो कोई भी फर्जी नाम से रुक सकता है और जा सकता है। अब पुलिस वालों के सामने बेहद गंभीर सवाल कि ये नाम भी फर्जी हो सकता है और ये कौन है, इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये है कौन। ये तो पता चल चुका था कि ये एक महिला की लाश थी, क्योंकि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, कपड़े भी गायब थे और उसका सर भी गायब था। लेकिन शरीर को देखकर ये पहचान हुई कि ये एक जो कि लड़की की लाश है। और अब पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे के बारे में जब पूछा, यहाँ भी लोगों ने क्लियर कट मना कर दिया कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। अब पुलिस वालों ने जो अगल बगल के सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखना शुरू किया, और जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक ये व्यक्ति जो कि आते हुए नजर आए। लेकिन इन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि उस समय कोरोना जो कि खत्म ही हुआ था, लोगों ने मास्क लगाना अभी भी छोड़ा नहीं था। दोनों लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे पहचान इनकी नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये है तो क्या। इनकी मास्क की वजह से इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कोई। अब यहाँ पर भी पुलिस वाले नाकाम, इनको कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस वालों ने अब टीम बनाई और अपना सर्च ऑपरेशन चालू किया। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति उस लड़की का सर लेकर गया होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि सर से खून टपक रहा होगा। और दूसरी बात कि सर को लेकर वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा कि क्योंकि किसी को पता न चल जाए और मैं पकड़ा ना जाऊं, इस हड़बड़ाहट में उसने सर को यहीं कहीं डंप किया होगा। अब सर्च ऑपरेशन चालू हुआ, तभी एक पुलिस वाले की नजर जो कि बंदरों के झुंड पर गई। जो बंदर, आप अधिकतर कहीं जाते होंगे तो बंदर आपका चश्मा निकाल लेते होंगे, आपके हाथ से बैग निकाल लेते होंगे। आप कोई खाने पीने का सामान अगर लेके जा रहे हैं तो वो छीन कर भाग जाते हैं। तभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो बंदर सामान छीन कर पास में ही जंगल है, उस जंगल में डंप करते हैं। अब पुलिस वालों की जांच देखिए आप कि इन लोगों ने कैसा दिमाग लगाया, और उन बंदरों के द्वारा जो भी कचरा जहां डाला जाता था वहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन चालू किया। वहां से जब देखा छानबीन की तो वहां पर इन्हें कचरे के अलावा कुछ नहीं मिला। और इन लोगों ने जो भी इन्हें लगा कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कई कचरा उन्होंने वहां से उठाया। संजय बांगर के टेबल पर जाके रख दिया कि साहब आप देख लीजिए कि आपको इनमें से क्या ठीक लग रहा है, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। टेबल पर कचरा देखकर संजय बांगर परेशान, उन्होंने उस कचरे को देखा, उस कचरे को देखकर परेशान हुए और वो बाहर चले गए और बाहर जाकर वो चाय पीने लगे। जैसे ही उन्होंने एक चाय की चुस्की ली, उसके बाद उनके दिमाग में एक बात जो कि आई कि वो कचरे में उन्होंने एक बैग देखा था। चाय उन्होंने वहीं पर फेंकी और तुरंत दौड़कर अपने टेबल पर गए। जब उन्होंने उस बैग को खोला, बड़े गौर से देखा, उस बैग में क्या था ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उस बैग के अंदर लिखा था, उस बैग के अंदर एक दवाई का पैकेट था। उसके ऊपर जो लिखा था ये इम्पोर्टेंट था। उसमें लिखा था, उस पैकेट के ऊपर लिखा था जो ये दवा ली गई है वो गोरेगांव से ली गई है। अब पुलिस वालों ने गोरेगांव की पुलिस से जो कि संपर्क किया और उनसे पूछा कि आपके पास कोई
लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई है। गोरेगांव की पुलिस ने बताया, जी सर, हमारे पास एक मिसिंग रिपोर्ट आई है जिसमें जो कि लड़की का नाम है पूनम पाल और उसकी उम्र 25 साल, और उसके परिवार वाले ये रिपोर्ट लिखाने आए थे। उसके परिवार ने बताया कि मई 2021 में पूनम पाल की शादी हो चुकी थी और उसका जो कि हस्बैंड राम सलोचन पाल और उनकी बेटी 2 दिनों से लापता है। अब संजय बांगर अपनी टीम लेकर गोरेगांव में हाजिर हुए, वहां से उनका पता निकाला और अब राम सलोचन पाल के घर के बाहर जाकर लॉक किया। राम सलोचन पाल ने दरवाजा खोला और पुलिस वालों को देखकर उसने कहा कि सर, मेरी बीवी मिल गई क्या? लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बीवी तो नहीं मिली, लेकिन जो फोटो है उस फोटो को राम सलोचन पाल को दिखाया। राम सलोचन पाल ने मना कर दिया कि नहीं सर, ये मेरी बीवी नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो वहां से वापस आ गए और अब पूनम पाल के परिवार वालों से जाकर मिले। पूनम पाल के घर वालों को जब वो फोटो दिखाई तो वो पहचान गए कि इस जो मास्क लगाए जो लड़की है वो उन्हीं की बेटी पूनम पाल है। अब उन्होंने घर वालों से बातचीत की, सारी जो कि सवालों के जवाब लेने के बाद अब दोबारा पुलिस वाले इस राम सलोचन पाल के घर गए और वहां जाने के बाद दोबारा फोटो दिखाई और कहा कि तुम ये कह रहे थे कि मेरी बीवी नहीं है, लेकिन ये फोटो तुम्हारी बीवी की ही है। पूनम पाल के घर वालों ने ये साफ साफ बताया है। तो राम सलोचन पाल ने कहा, जनाब, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ये मेरी बीवी नहीं होगी। ये मेरी बीवी हो सकती है क्योंकि इसने मास्क लगाया है और ये पहचान में मुझे नहीं आ रही है, लेकिन अगर घर वालों ने कहा है तो वो पूनम पाल ही होगी। लेकिन मेरी बीवी अभी तक है कहाँ, मिली नहीं है। आप बता सकते हैं कि मुझसे इतना पूछताछ आप क्यों कर रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा कि तुम जो कि माथेरान कई बार गए हो, अब ये तुम बताओ कि पूनम पाल है कहाँ? राम सलोचन पाल ने कहा कि मैं बेशक माथेरान कई बार गया हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस के काम से कई बार जा चुका हूँ, लेकिन जब मैं गया था तो पूनम पाल मेरे साथ नहीं थी। अब एक जो कि पुलिस वाले की नजर उसके साइड फेस पर गई और उसने संजय बांगर के कान में आकर कुछ कहा। उसने बताया कि सर, आप ध्यान से देखिए कि जो साइड फेस इसका जला हुआ है और जो हमने फोटो देखी है उस मास्क के अंदर से भी साइड फेस उसका जला हुआ है। इन्होंने जब उसे गौर से देखा तो उसे समझ गए कि जो पूनम पाल के साथ जो व्यक्ति था वो यही था। उसको कुर्सी में बैठाया। अब सवालों के घेरे में जब राम सलोचन पाल को लिया तो राम सलोचन पाल टूट गया और उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि पूनम पाल से मेरी शादी 2021 में हुई थी। शादी के बाद हम दोनों बेहद खुश थे। शादी के बाद आप जैसा जानते हैं कि लड़की जो कि ससुराल के बाद कुछ दिनों मायके आती है और मायके में ही कुछ दिन तक रहती है। अब जब मायके में पूनम पाल रह रही थी शादी के बाद, तो राम सलोचन पाल और पूनम पाल के बीच गहरी बातचीत होती थी और उन बातचीतों के माध्यम से ये और दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। ये कई बार बाहर मिलते भी थे, होटल में, कई अन्य जगह पार्क में जाते थे। घर वालों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। पूनम पाल राम सलोचन पाल से मिलने चली जाया करती थी, उसके साथ घूमने, लेकिन वो ससुराल नहीं गई थी अभी तक। अब जब पूनम को लगा कि ये जो राम सलोचन पाल है वो विश्वास लायक है, तो उसने अपनी
शादी के पहले जो उसने किया था वो राम सलोचन पाल को एक दिन उसने बताया। उसने कहा कि बेशक तुम मेरे पति हो और आगे ही तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगे, लेकिन तुमसे पहले भी मेरे कई रिलेशन थे। और उसके बाद जब राम सलोचन पाल ने सुना तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी पहले की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, मुझे आज की जो तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई और आगे की जिंदगी से मेरा तुमसे लेना देना है, और मुझे तुमने पहले क्या किया था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये सुन पूनम पाल बेहद खुश, उसे लगा कि इससे अच्छा पति तो मुझे जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता था। उसने और खुलकर जो कि राम सलोचन पाल को अपनी जो कि बीते हुए कल के बारे में और अच्छे से राम सलोचन पाल को बता दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि राम सलोचन पाल जो कि ये सुनकर अंदर से पूनम पाल से नफरत करने लगा था, और अब धीरे धीरे ये प्लानिंग करने लगा कि पूनम पाल को रास्ते से कैसे हटाया जाए। ये कई बार माथेरान गया, वहां पर इसने अलग अलग होटलों में रुका, वहां इसने देखा कि कहाँ आईडी लगती है कहाँ नहीं लगती है। जब वहां गया होगा तो कई होटलों में इसे आईडी लगी होगी और इन दोनों ने आईडी निकाल कर उनको दे दी होगी। अब इस बार इसने जब पता किया तो इस होटल के बारे में इसे पता चला ना तो इधर आईडी लगती थी और ना ही इधर कोई सीसीटीवी कैमरा था। इस बार जब ये पूनम पाल को लेकर गया तो पूनम पाल सोफे पर ही बैठी थी और ये काउंटर में अकेला ही जो कि अपने नाम पता सब लिखवा रहा था, क्योंकि अब इस बार ये गलत नाम देने वाला था। इसने अपना और पूनम का नाम, दोनों का नाम गलत बताया और उसके बाद ये रूम में चले गए। और फिर इसने दिन भर रूम में रुकने के बाद रात को जब ये पूनम और राम सलोचन पाल करीब आने लगे, इसे वो पिछला जो कि पूनम ने इसे बताया था सब याद आया और उसके बाद ये पूनम को बाथरूम में ले जाकर धक्का दिया और उसका गला रेत दिया। और जो हाथ के पास मांस निकला था, उसने मांस इसलिए निकाला था, उसके हाथ में एक टैटू बना था, उसने इस टैटू को मिटाने के लिए उसका वहां से मांस हटाया ताकि इसकी पहचान ना हो सके, और वहां से ये आ गया। अब पुलिस वालों ने इसको उठाया और उठाने के बाद जो सर उसका गायब था, उस सर की जो इसने जहां पर डंप किया था वहां पर लेके गए, इसने बताया वहां से इसे सर मिला। अब इसने बताया कि मैंने दवाइयां इसलिए यहाँ पर फेंक दी थी कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि इन दवाइयों से ये सारा राज खुल जाएगा। और इस तरीके से जब इसने पूरी कहानी बताई तो सारे लोग चकरा गए, सारे लोग परेशान हो गए कि एक पति जो कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपको तो अब पता ही है कि मैं आपसे क्या बोलने वाली हूँ, तो बोलने से पहले आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे कहने से पहले आप फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम नई जो कि इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाएंगे। और अगर आप क्राइम की सच्ची घटनाओं को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।